हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। क्लास आज थोड़ा सा लेट है, कोई बात नहीं। लाइव सेशन अगर आप नहीं देख पाओगे, बाद में आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल। तो चलिए आज का सेशन जो है हम ज्वाइन करते हैं, और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगी साहित्य के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है, उनको करेंगे और समझेंगे आंसर। बिल्कुल ठीक है, आंसर आप ही दोगे, मैं कुछ नहीं दूंगी। तो लिखा ही हुआ है आपके सामने बिल्कुल कि जो हमारा 4 बजे का सेशन रहता है हिंदी साहित्य में, 4 बजे का, यानी कि 4 PM जो हमारी क्लास होती है, ठीक है, वो बहुत ही स्पेशल सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दें, ठीक है। तो डेली हमारा सेशन 4 बजे होता है। यहाँ पर हमारा साहित्य की क्लासेस हम करते हैं, ठीक है जी। और 9 PM रहता है हमारा एक स्पेशल व्याकरण का टॉपिक, ठीक है। पहले आज हम कुछ क्वेश्चन MCQs करेंगे, उसके बाद मैं आपको फिर से टॉप रचनाएं उनके रचनाकार करवाऊंगी, ठीक है जी। वॉइस अगर आपको आ रही है तो ज़रूर एक बार थम्स अप दिखाइए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। जब भी मैंने आपको हर बार एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पौमचर्यू किसकी रचना है, ये हमारे सभी क्वेश्चंस किए हुए हैं। बात करें अगर हम आदिकाल की, ठीक है जी। आदिकाल में हमने देखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है रासो साहित्य को ही, सिर्फ और सिर्फ रासो साहित्य को ही, ठीक है। बाकी 4 भागों में आदिकाल को बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, ठीक है जी, यानी कि रास साहित्य भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर जो यानी कि जैन धर्म हुआ। दूसरे हुए यहाँ पर नाथ साहित्य, यानी कि इसको जैन साहित्य कहेंगे, जैन धर्म नहीं कहेंगे, भाई ध्यान रखिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ इसको क्या करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा जैन धर्म नहीं होगा, यहाँ पर हमारा होगा भाई ठीक है, यहाँ पर हमारा जैन साहित्य ही होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी के ही क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है जी। ठीक है, क्या है यहाँ पर जैन साहित्य, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। नाथ साहित्य की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर की है, ठीक है। फिर यहाँ पर जैन हुआ, नाथ हुआ, ठीक है जी। और ये दूसरा है हमारा, तीसरा है यहाँ पर रासो साहित्य। तो यहाँ हमने किया था भाई स्वयंभू जैनाचार्य माने जाते हैं, ठीक है। अब्दुल रहमान है, विद्यापति है, चंद्रबरदाई है। तो अब्दुल रहमान की एक रचना मिलती है, वो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। संदेश रासक जो रचना है वो अब्दुल रहमान की है, ठीक है। विद्यापति की मैंने कुल मिलाकर के रचनाओं की बात करते हैं 16 रचनाएं मैंने आपको बताई थी, और 3 भाषाओं में विद्यापति ने लिखा है, ठीक है ना। स्वयंभू की है पौमचर्यू, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्वयंभू की है पौमचर्यू, ठीक है। चंद्रबरदाई अब आपको बताना है, चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था, चलिए बताई देती हूँ। पृथ्वी राज रासो लिखा था, किसने भाई, चंद्रबरदाई ने, ठीक है ना। पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। तो ये पौमचर्यू अगर आता है तो ये स्वयंभू की रचना है, इसमें राम जी के चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्या है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है, ये आपको बताना है। देखिए मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, क्या है वो ट्रिक, ठीक है।
यानी अगर बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की बात करें, ट्रिक जिससे जानेंगे, जहाँ पर भी ये रचनाएं आपको ये मात्रा आपको मिलती है, जैसे कि कवितावली है ना, दोहावली, ठीक है, इस तरह की जितनी भी रचनाएं मिलेंगी वो किस भाषा में होंगी। यानी अब कवितावली यहाँ पूछा गया है, अवधी भाषा में है, ब्रज भाषा में है, मैथिली में है या फिर बुंदेली में है। अवधी में इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है? रामचरित्र मानस जो रचना है वो इनकी अवधी की मानी जाती है। ब्रज भाषा में जहाँ पर भी अंत में आपको ली लगा मिलेगा, यानी कि ई की मात्रा जहाँ पर भी आपको मिलेगी, तुलसीदास की वो सभी रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा में हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में माना जाता है? यानी आराध्य को प्राय किस रूप में माना जाता है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में और प्रेमिका के रूप में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ अगर बात करते हैं सूफी संत की, है ना, जायसी को सबने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है आपको जायसी को। जायसी की बात करते हैं, जायसी ने यहाँ पर पद्मावत लिखा है भाई, ठीक है जी, याद रखिएगा। यहाँ पर रचना इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, 100% पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। दूसरी एक रचना इनकी मिलती है, कौन सी है वो? आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम इनकी एक रचना मिलती है, ठीक है जी, यहाँ ये दूसरी। और तीसरी एक रचना इनकी मिलती है, कौन सी है? अखरावट है। ये तीनों लिखी तो इन्होंने बहुत है, बट ये तीन इनकी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अब ये देखा है ना, मोस्टली क्या होता है, जितने भी हमारे सूफ़ी संत हुए हैं, सूफ़ी कवि हुए हैं, उन्होंने ये जो रचनाएं लिखी हैं, ये नायिका के नाम पर इनकी मोस्टली रचनाएं मिलती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं, वो अपने आराध्य को प्रेमिका के रूप में मानते थे, और इसीलिए हर एक रचना के प्रारंभ में, जैसे कि पद्मावती, है ना, और हमने नूर मोहम्मद की बांसुरी, अनुराग बांसुरी पढ़ी है, ठीक है, हमने इंद्रावती पढ़ी है, ठीक है जी। बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो स्त्री के नाम पर रखी गई हैं। इनकी एक खासियत मानी जाती थी, किसकी भाई? सूफी संतों की, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब ये प्रश्न मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है ना। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, ये किसने कहा है? ठीक है, मान लीजिए छायावाद जो है, छायावाद ये आपको बताया भी था कि छायावाद के चार जो हमारे कौन हैं, राइटर हैं, यानी कि कवि की बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ छायावाद को ही स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले कौन हुए हैं? सुमित्रा नंदन पंत हुए हैं, डॉक्टर नागेंद्र हुए हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल है, या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो करेक्ट आंसर का मैं वेट कर रही हूँ, देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर किसका आता है, ठीक है जी। क्योंकि जब तक हम अपने आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या होगा, है ना, तो ना तेरा क्या होगा कालिया। तो खुद अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, ये आंसर स्क्रीन पर ही है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि किसने कहा है? ये डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। अब आते हैं बारी, यहाँ पर आपको वर्णमाला, है ना, हिंदी में वर्णमाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जब तक आपको वर्णमाला ही नहीं पता होगा तो बहुत मुश्किल यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आज हमारा जो व्याकरण का टॉपिक रहेगा वो भी हमारा, हमने रात स्वरों को बहुत अच्छे से पढ़ा था 9 PM वाली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ अब व्यंजन के कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो व्यंजन, तो मूर्धन्य क्या है? देखिए, क वर्ग, ठीक है जी, क, च, ट, त और प, ये सभी हमारे वर्ग हैं,
क च ट त प, है ना, ये हमारे सभी वर्ग हैं। अब इनका स्थान आपको बताना है। क वर्ग की बात करते हैं, है ना, तो क वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे तो वो कंठ्य ध्वनि उनकी होगी, है ना। कंठ के बाद क्या होगा, कंठ, तालु, ठीक है जी, यानी कि तालव्य भी जिसको बोला जाता है, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, ठीक है जी। फिर है दंत्य और ओष्ठ, ये 5 हमारे वर्ग हैं। इन पांचों का आपका जो उच्चारण स्थान है ये है ट मूर्धन्य, त दंत्य और प ओष्ठ है, ठीक है। हाँ, यानी प्रत्येक वर्ग में क्या होता है, 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ग हैं, 5, और प्रत्येक वर्ग में फिर से 5। तो पूछा जाए यहाँ पर व्यंजन वर्गों की संख्या कितनी है, कुल मिलाकर के तो 25 हुई है, ये ध्यान रखना। और आपसे यहाँ मूर्धन्य पूछा गया है, तो सीधा सीधा आपको पता चलेगा कि ट ठ ड ढ ढ ये हमारा ट वर्ग के वर्ण हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है भाई, मूर्धन्य ही इनका उच्चारण स्थान माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर है बारी अल्प प्राण की, है ना, अल्प प्राण। इनकी एक ट्रिक मैंने बताई थी, 1, 3, 5 और दूसरी 2 और 4, ये आपको बताना है। अब अल्प प्राण कौन कौन से हैं, आ है, क ग है, थ ध है या फिर फ और भ है। अल्प प्राण जिनके बोलने में कम समय लगता है ना, जो आसानी से बोले जा सकते हैं, या फिर वायुमुख से ध्वनि बहुत कम निकलती है, ये है बिल्कुल। तो यहाँ कौन सा होगा भाई, अ आ, क ग, थ ध, ठीक है, और फ भ। यहाँ अ से मैंने आपको लिख भी दिया है कि पहला, तीसरा और 5वां। अब अगर बात करते हैं क की, ख, ग, घ और ड़, ठीक है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा है, तो यही हमारा बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपको नासिक्य बताना है, नासिक्य व्यंजन यहाँ पर कौन से हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। नासिक्य व्यंजन श है, ण है, ग है या ज है, तो बस इतना याद आपको रखना है। हाँ, प्रश्न नंबर 7 है ये। इतना ध्यान आपको रखना है कि जितने भी वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जिसकी ध्वनि नासिक्य व्यंजन कहलाती है। तो यहाँ पर कौन सा है भाई 5वां वर्ण, आपको पता चल गया होगा ना। वेरी गुड, बी भी सही है बिल्कुल। अच्छा, ये सूरज सर का स्टूडेंट, यानी कि अगर मैं अभी सूरज सर के स्टूडेंट की बात करूँ तो इनके कमेंट्स से मुझे ये लगता है कि BHU, क्या मैं सही हूँ? हाँ, मैंने पहचान लिया है, बिल्कुल पहचान लिया है ना। हाँ, तो ये BHU ही हैं, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ आपके सामने एक और प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है। मूर्धन्य, ओष्ठ है या फिर कंठ तालव्य। देखिए सीधी सी ट्रिक इनकी बताती हूँ, बस ये 2 ही हैं। क्या है? कंठ, कंठोष्ठ है, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर ओ की बात आती है तो यहाँ ओ और ओ दोनों ही कंठोष्ठ हैं, और ए ये क्या है? आपके कंठ तालु हैं, ठीक है। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर सेशन आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अब हिंदी में एक और प्रश्न आपका है, आपके सामने है। क्या कहता है यहाँ पर प्रश्न? हिंदी वर्णमाला। तो ये वर्णमाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं भाई? अयोगवाह, आ है, ई है, उ है, अंग है, ठीक है। तो ये अयोगवाह कौन से हुए हैं? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल, तनु का बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये आपके आज के कुछ
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्याकरण के आपके लिए लेकर आई थी, ये आपको करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, साहित्य के प्रश्नों को हम करेंगे। रचनाओं को मैं करवाने वाली हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर पहली रचना की बात करते हैं, आपसे मैंने पूछा है कन्यादान किसकी रचना है। ठीक है जी। दूसरी रचना की बात करते हैं, यहाँ पर कामना आपको बताना है, कामना किसकी रचना है। ठीक है जी। तीसरी रचना की बात करते हैं, यहाँ पर अक्षणदा आपको बताना है किसकी रचना है। चौथी रचना की बात करते हैं, अक्षणदा के बाद यहाँ गबन फिर से आपको बताना है, गबन किसकी रचना है। ठीक है, पांचवी की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा पांचवी रचना है गेहूं और गुलाब, आपको बताना है किसकी रचना है। ठीक है, छठी रचना की बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है जी, गोस्वामी तुलसीदास आपको बताना है किसकी रचना है ये। ठीक है जी। और गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा, तो ये 7 रचनाएं हैं। ठीक है, ये आपको बतानी है किस किस की कौन कौन सी रचना है। ठीक है जी। तो कन्यादान तो मैंने आपको करवाया ही हुआ है, किसका है ये, सरदार पूरण सिंह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है जी। कामना किसका है, कामना है यहाँ पर प्रसाद जी का, तो इसे पूरा नहीं लिखूंगी, समझ जाओगे आप। छायावाद युग के प्रवर्तक हैं, कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। अक्षणदा किसकी है भाई, यहाँ पर महादेवी वर्मा की ये रचना है। और गबन आप मुझे बताओगे, गबन मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, गेहूं और गुलाब भी मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। ठीक है, वेरी गुड, गेहूं और गुलाब। चलिए लिख देती हूँ, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है ये, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास की आलोचना किसने लिखी थी भाई, तो ये हमारे हैं बाबू श्याम सुंदर दास। कौन हुए हैं, बाबू सुंदर दास, तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी ने लिखी थी। ठीक है, गोरा बादल की कथा की बात करते हैं, तो ये जटमल के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। गबन मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ये प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, समझ में आया, जल्दी से बताइए भाई। ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, तो ये 7-8 रचनाएं हैं, आप एक बार ज़रूर आंखों के सामने से निकालिए। 10 नंबर का सवाल है आखिर। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं हमारी 8वीं रचना कौन सी है। 8वीं रचना की बात अगर करते हैं, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। 9वीं रचना की अगर बात करते हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी। ठीक है, गुंडा यानी कि गर्दी नहीं है, गुंडा ही है। ठीक है जी। 10वीं रचना की बात करते हैं हम, यहाँ गुनाहों के देवता, आपको बताना है किसकी रचना है। ठीक है जी। और एक बहुत ही घूमने फिरने वाले, अच्छा सबसे ज़्यादा कौन घूमता है, जल्दी से, घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। हाँ, सबसे ज़्यादा घूमना किसको पसंद है, तो ये 11 वर्ष के समय की बात करते हैं, तो ये हमारे शुक्ल जी की लिखी हुई रचना है। ठीक है, याद रखिए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। गुंडा किसने लिखा था भाई, तो ये यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने। गुनाहों का देवता आपको पता ही है किसकी है, धर्मवीर भारती की रचना है। अभी बातें करेंगे, रुक जाओ, भी पूछूंगी सबसे ज़्यादा घूमने वाला, घुमक्कड़ शास्त्र, तो यहाँ
राहुल सांकृत्यायन का नाम सबसे पहले आता है। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इनको घूमने का बहुत शौक था, हर समय कहीं ना कहीं इनका पलायन होता ही रहता था। हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत शौकीन हूँ घूमने की। मैं भी हमेशा कहीं ना कहीं घूमती ही रहती हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, घूमना तो चाहिए ही, है ना। बट इतना भी नहीं कि एग्ज़ाम सिर पर है और आप वहाँ गंगा के घाट पर बैठे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल टाइम अपना, इस टाइम तो सिर्फ आपको ध्यान देना है अपने पढ़ाई पर। ठीक है जी। अब देखिए, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, बस मैं ये लिखूंगी नहीं, ये आप ध्यान रखना, चंद्रगुप्त हो या समुद्रगुप्त हो, है ना, ये जयशंकर प्रसाद ने ही लिखे हैं। अब यहाँ एक पूछी जाती है चंद्रावली, मैंने आपको करवाई हुई है भैया चंद्रावली। ठीक है, चंद्रावली मैंने आपको बताया हुआ है, चंद्रावली रचना। हाँ ठीक है, चारू चंद्र के लेख, चारू चंद्र लेख, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर से आज एक और रचना रिपीट करवाती हूँ, चिंतामणि। चिंतामणि किसकी है ये आपको बताना है। ठीक है जी। 15 की बात करते हैं यहाँ पर, है ना, चित्रलेखा। अब ये चित्रलेखा, चित्रलेखा भी बताऊंगी, इसकी एक ट्रिक आपको, चित्रलेखा रचना बतानी है। ठीक है जी। 16 की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा होगा एक रचना। एक दिन और मैंने आपसे पूछा था, ठलुआ क्लब, है ना, ठलुआ क्लब, ये मैंने आपसे पूछी थी एक दिन रचना। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, आपको पता ही है किसकी रचनाएं हैं। ठीक है ना। त्रिशंकु अगर आपसे पूछ लिया जाए, त्रिशंकु किसकी रचना है, तो ये रचनाएं आपको बतानी है। ठीक है। देखिए, चंद्रावली की बात करते हैं, तो यहाँ पर चंद्रावली किसने लिखी थी भाई, भारतेंदु जी ने लिखी थी। ये इनका नाटक है, भारतेंदु जी ने, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये रचना जो है वो हमारी लिखी थी। बिल्कुल करेक्ट है सभी का। संजय दत्त बढ़िया है, बहुत अच्छा है, संजय दत्त, है ना। संजय दत्त, हाँ बिल्कुल। अब ये चारू चंद्रलेख की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे हजारी प्रसाद जी की ये रचना है। चिंतामणि आपको पता है। अब बस एक चीज़ याद रखना है, चिंतामणि आती है तो यहाँ जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी थे ना, उनको चिंतामणि बहुत पसंद थे, तो चिंतामणि नाम का जो निबंध है वो इन्होंने लिखा था। ठीक है। अब ये चित्रलेखा की बात करते हैं, बिल्कुल हाँ सही बात है भाई, घूमना तो चाहिए ये सभी को, है ना। चित्रलेखा किसने लिखा था, भगवती चरण वर्मा ने। किसने, भगवती चरण वर्मा ने इसको लिखा था। ठीक है। अब आती है हमारी ठलवा क्लब। मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था, एक इम्पॉर्टेंट रचना है, तो यहाँ पर किसकी होगी, बाबू गुलाब रॉय की ये रचना है। ठीक है जी। त्रिशंकु की बात करते हैं, तो फिर से यहाँ पर हमारा नाम आता है आगे का सबसे पहले, है ना। ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। एक अगर पूछ ली जाती है, अगर आपसे पूछ ली जाए, जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई, है ना भाई, तो ये हमारी जिंदगी मुस्कुराई किसकी होगी भाई, तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगी यहाँ पर, प्रभाकर जी की ये रचना है। ठीक है। तो ये सभी रचनाएं हुई हैं। आगे करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रचनाएं। 252 पूछी जा सकती हैं आपसे, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर एक हमारी 19 नंबर की रचना की बात करते हैं। नहुष आपसे पूछा जा सकता है नाटक। ठीक है।
ये भारतेंदु जी के पिता ने लिखा था। और एक आपसे हानुष पूछा जा सकता है, हानुष किसने लिखा था। ठीक है जी। तीसरी रचना की बात करते हैं यहाँ पर। ध्रुव स्वामिनी मैंने आपको बता ही दिया है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर। निराला जी की साहित्य साधना, इस तरह की आपको रचनाएं नहीं आएंगी। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट होंगी। अच्छा, एक पूछा जा सकता है आपसे, भाई नील देवी नाटक किसने लिखा था? नील देवी, तो ये नील देवी किसका है भाई? ये भी किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही ये नाटक है ना। नहुष किसका है? जल्दी से आंसर आना चाहिए। नहुष मैंने पूछा है, तो ये गोपाल दास जी का है ना। और हानुष किसका है? भीष्म साहनी की रचना है। ठीक है, जिंदगी मुस्कुराएगी आने वाला टाइम है ना। पाजेब पूछा जा सकता है। अगर बात करते हैं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सबसे पहले आके मैम को बताओगे कि मैम बहुत ही अच्छा हमारा पेपर हुआ है। ठीक है, तो पाजेब किसकी है भाई? यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार की ये रचना है। ठीक है। धनंजय विजय पूछा जा सकता है, किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है। निर्जा पूछी जाती है, ये तो आपको पता ही है। अगर बात करते हैं 23 नंबर पे, यहाँ पर निर्जा की बात करते हैं तो ये महादेवी वर्मा की ही रचना है। ठीक है, देखिए सुख भी उसी की ज़िंदगी में आता है। बता देती हूँ आपको ये बात, सुख भी उसी की ज़िंदगी में आता है जो स्ट्रगल से गुजरा हुआ होता है। अगर देखिए, अगर आपके अंदर आज लगन ना होती, अगर आपको पढ़ना ना होता, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना ना चाहते, तो क्या ये पॉसिबल था कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना। तो अगर सब कुछ मिलता तो आप मेहनत ही ना करते। अब आपको पता है कि हमें अपना जो अचीवमेंट है वो लेना है। वही बात फिर से कि मम्मी पापा का नाम अपने रोशन करके दिखाना है। तो यानी सफलता एक दिन में तो मिलती नहीं है, पता नहीं कितनी रातें गुजारनी पड़ती हैं। ठीक है, पता नहीं कैसा कैसा टाइम हमारे सामने आता है कि उसके बाद जाकर हमें मौका मिलता है अपना नाम कमाने का। देखिए, एक दिन मैंने आपसे पूछा था, कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चे नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम कमाना जानते हैं, है ना। तो और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, पैसा मिल जाए बाकी सब चीज़ें भाड़ में जाए, है ना, ऐसा होता है ना। बट देखिए, जब आपके पास आपका नाम है, नाम के साथ आपका भाई टैलेंट जरूर चलता है। ठीक है जी, अगर आपके पास नाम और टैलेंट है ना, तो ये चीज़ पैसा आपके पास भाग कर आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, नहीं डिप्रेशन, देखिए जब भी डिप्रेशन हो ना, जब भी डिप्रेशन हो, तो आप एक चीज़ याद रखना, सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि जब मैम कर सकती हैं, है ना, मैम कर सकती हैं जो काम, जब मैंने 15 से 20 दिन में, काफ़ी टाइम बाद मैंने स्टडी किया था, जब मैं अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती हूँ, तो आप तो अभी ऐसी स्टेज पर हो, अभी आप ये जो 12th वगैरह है करके आए हो, है ना। बस ये चीज़ें नहीं देखिए, दो चीज़ें हमेशा याद रखिए अपनी लाइफ में, है ना। एक तो अपने पापा को, कि क्या पता किस तरह से वो आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं माँ बाप। किसकी वजह से? अपने बच्चों की वजह से। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी वो देना चाहते हैं पढ़ाई के ऊपर। अब देखिए, एक चीज़ बताती हूँ, पैसा सब कुछ है आज की लाइफ में। जो लोग कहते हैं ना हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा ही सब कुछ है। अगर आप आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी भी करते हैं, उसके लिए भी आपको इंटरनेट के लिए, वाईफाई के लिए पैसा चाहिए। ठीक है ना। और जब भी आप नोट्स बनाते हैं, पढ़ने बैठते हैं, पेपर पेन चाहिए, फ्री में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आप अपने मदर फादर की तरफ देखिए और सिर्फ एक याद रखिए कि हमें अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है तो बस करना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है। ठीक है ना।
बिल्कुल बिल्कुल, लगे रहिए, है ना। जब मैम कर सकती हैं 15 दिन में, 15 नहीं, हाँ 15-20 दिन मान के चलिए 20 दिन में मैं 15 सब्जेक्ट, मैथ्स को मैंने कभी छुआ नहीं आफ्टर 10th, वो मैंने पढ़ा। साइंस मैंने कभी कभी पढ़ा नहीं है आफ्टर 10th, वो मैंने पढ़ा। ठीक है, रीजनिंग मैंने कभी नहीं पढ़ी, वो मैंने पढ़ा। जब मैं कर सकती हूँ जिन सब्जेक्ट्स को मैंने 10th के बाद छुआ तक नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। बिल्कुल, चलिए। हाँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ही स्टूडेंट हैं, लास्ट टाइम के भी हैं आप जैसे ही थे वो भी। मैम बहुत डर लग रहा है। ठीक है ना, वो भी ऐसे इसी तरह से थे। एग्ज़ाम देने से पहले जाते थे एग्ज़ाम देने, मैम क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं करना, मैम का नाम लेके चले जाओ हिंदी वाली मैम पेपर अच्छा होगा। और आपको विश्वास नहीं होने का, यहाँ तक कि बात मैं बताऊँ, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ ना, वहीं का एक बच्चा था स्पेशल, उसने मुझे कॉल किया। यानी आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना ही हुआ है ना, वहाँ पर सभी बच्चों ने उसको ज्वाइन किया हुआ था। स्पेशल उसने मुझे कॉल किया कि मैम आपकी वजह से पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, मैंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? उसने जब बताया कि मैम मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने कहा मैं भी तो वहीं की रहने वाली हूँ। उसने फिर मुझे कहा कि मैम अगर मुझे पता होता कि आप यहीं के रहने वाले हैं ना, तो मैं आपसे ऑफलाइन बैच ले लेता। मैंने कहा बच्चा ऑफलाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चलती हैं। तो देखिए इतने खुश होकर के बच्चे आते थे, स्पेशली मैम को बताते थे। ठीक है, तो ऐसा दिन आपका भी होगा, डोंट वरी, बस पढ़ते रहिए मन लगा करके। ठीक है ना। हाँ भाई, ये होता तो यही है कि ऑफलाइन क्लासेस हो, बट मेरा मानना ये है, मैं अपनी बताती हूँ, मैंने दोनों एक्सपीरियंस लेके देखे हैं। ऑफलाइन का भी मैंने लेके देखा है, ठीक है जी, और ऑनलाइन की मैं बात अगर करूँ, देखिए ऑफलाइन में क्या होता है, आपका आना जाना, आपका कोचिंग में टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। इस चीज़ को मैंने अपना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, और ऑनलाइन की बात ये रहता है भाई, ऑनलाइन में आप किसी भी टाइम क्लास को देख सकते हो, ऑनलाइन में आप कुछ भी कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो आपका वहाँ तक आने जाने का रास्ते का टाइम है, ठीक है, वो आपका बहुत सेफ हो जाता है। ठीक है ना, ये तो है। आइज़ पर देखिए स्पेशल मैंने भी बनवाया है, इसीलिए स्पेशल, जिससे इफ़ेक्ट ना पड़े आइज़ पर। ठीक है जी, ये रहता है। फ़ोन वगैरह सिस्टम वगैरह जब देखते हैं पूरा पूरा दिन, मुझे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं सुबह मेरा टाइम शुरू होता है जैसे, और मुझे भी शाम हो जाती है, तो इसलिए स्पेशल बनवाया है मैंने भी, आप भी बनवा लीजिए। ठीक है, हाँ ये तो है भाई, ऑफलाइन में आप कुछ भी हो समझ में आपको आ तो जाता है, बट मेरा देखिए मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं एक बार मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी, उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया है। हाँ मैं यही तो कहती हूँ, मोस्टली बच्चों का मेरे पास इस चीज़ को लेकर के इशू आता है कि मैम आप जैसे टीचर स्कूल में होते तो आज हमें बहुत ज़्यादा हेल्प, यानी कि टॉपिक्स जो है सिर्फ रिवीजन कर, देखिए होता यही है ना। मैं ये नहीं कहूँगी, किसी टीचर को ब्लेम भी नहीं करूँगी कि जिनसे आप पढ़े हो उन्होंने आपको अच्छा नहीं पढ़ाया है। बस देखिए एक बात ध्यान रखना, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। उस टाइम हम सोचते हैं चलो पास तो हो ही जाएंगे, 90% तो आ ही जाएंगे, ठीक है, बट आज देखिए अब आप कुछ हो,
अब आने वाले टाइम में जैसे ही, अगर अभी भी मैं बता देती हूँ, नौकरी है तो सिविल सर्विसेज की ही है, ठीक है ना, बस ये याद रखना, सिविल सर्विसेज ही है, यानी कि यूपीएससी वाला ही एग्ज़ाम आप दोगे। और इसके लिए क्या करोगे भाई, आपको आज से ही अपने आप को इस चीज़ के लिए कमर कस लेनी है कि हमें यहाँ जाना है, ठीक है ना। जो भी बच्चे अच्छा जिनका, और ये चीज़ आपको क्या, ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आप ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। तो आज से, क्योंकि जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करते करते अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देते हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके पास है वही आपके होंगे, है ना। तो ये मानकर चलिए कि अगर 3 साल ये हैं आपके पास, प्लस अगर 2 साल और होंगे, है ना, यानी कि 3 से 5 साल के अंदर अंदर आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे और एक अच्छी जॉब आप पा सकते हो, ठीक है। चलिए ये बताइए, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन करना चाहता है? ये तो लगना ही, अगर आप सिस्टम पे पढ़ रहे हो या फिर काम कर रहे हो, ये तो अपना एक मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है ना, जो वो मानकर चलिए। हाँ बिल्कुल भाई, जो भी आप करना चाहते हो, है ना, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए आज से ही अपनी कमर कस लीजिए। ऐसा नहीं होगा ग्रेजुएशन के बाद आप सोचोगे कि हमें तो यार ये एग्ज़ाम देना है, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। एक अच्छे, यानी कि आपको मैं एक अच्छे फ्रेंड के तौर पर ये गाइड कर रही हूँ, ठीक है। नॉट एट, हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल, हाँ। बाकी जो भी गाइडेंस चाहिए, मैम ऑलवेज आपके साथ है, ठीक है ना। कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है ना, मैं हूँ इस चीज़ के लिए। देखिए एग्ज़ाम तो पढ़ने वाले के लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब जो पढ़ेगा ही नहीं तो वो क्या पाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा, है ना। बिल्कुल, अभी से अपना प्लान आपका बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि अगर सिलेक्शन लेना है तो सिविल सर्विसेज में, है ना। आईएएस आईपीएस जब बनकर आओगे, बहुत उस दिन देखना क्या नज़ारा होगा। तो ये चीज़ अब ये तो चलते रहते हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस तो जो है चेंज होते रहते हैं, हर टाइम चेंज होते रहते हैं। हर गवर्नमेंट आती है, नई से नई पॉलिसी निकाल देती है, ठीक है ना। मेरा जो एग्ज़ाम क्लियर है 2020 के आसपास हुआ था, आज तक भी कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, ठीक है। तो भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि देखिए इस तरह के एग्ज़ाम हमेशा कोर्ट कचहरी में इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसा एग्ज़ाम दो ना जिसको दे दिया, फाइनल है कि 6 महीने बाद सिलेक्शन। तो ये इस तरह से आपको अपना ठीक है ना। जितना ज़्यादा टाइम दोगे अपने आप को, खुद को, उतना आपके लिए बेस्ट है। हाँ, फॉर्म फिल करते रहना, जो भी आपसे रिलेटेड है, आपकी एज है जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है, कभी मत छोड़ना उस पेपर को। एक तो सबसे ज़्यादा, अब देखिए, अच्छा एक एग्जांपल आप मुझे आंसर देंगे। एक टीचर, यानी कि 2 टीचर को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक टीचर ने क्या किया है, नॉर्मली स्टडी कर ली है और सीधा वो टीचिंग लाइन में चले गए हैं,
ठीक है। एक टीचर वो है जिसने अनलिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दिए हैं। अब ये देखिए दोनों के कंपेयर में भाई नॉलेज किसको ज़्यादा होगी कि एग्ज़ामिनर की पकड़ कहाँ पर है, एग्ज़ामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। उस टीचर को होगी कि जिसने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, या फिर उस टीचर को होगी जो लॉन्ग टाइम तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता आ रहा है, क्वालिफाई भी है। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी फॉर्म आपका एज के अकॉर्डिंग निकले, आपकी क्वालिफ़िकेशन उसमें हो, तो श्योर आपको वो भरना है। ठीक है जी। जब भी टाइम मिले, मौका मिले, पढ़ते रहिए। ठीक है ना, वेस्ट टाइम मत कीजिए। आपसे आपकी फैमिली की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। रात को व्याकरण के टॉपिक हम करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, प्लस हम व्यंजन को आज समझेंगे कि व्यंजन का प्रश्न कैसे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद व्यंजन के बाद हम जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं एनटीए के मॉक्स में, जो टॉपिक मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, वो पकड़ेंगे हम, उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे कि विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची। देखिए एमसीक्यूज़ में क्या होगा, आप एक दिन में 50 क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको बिल्कुल टोटली पीडीएफ आपको 100-200 प्रश्न एक साथ मिलेंगे, यानी कि वन लाइनर है ना क्वेश्चन जिनको कहते हैं, वो आप पढ़िए। शॉर्ट नोट्स भी आपके बनेंगे। एग्ज़ाम टाइम पर साहित्य के इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाती जा रही हूँ, डेफिनेटली इसमें से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके जी, चलिए, धन्यवाद आपका।